गांधी, जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। He arrived not for waging a battle of diplomacy, but for embarking on his mission of asserting the right of the Indian people to be masters of their destiny and cultivating friendship with the world. दुनिया का बड़ा से बड़ा नेता इनके विचारों को फॉलो करता है, इनके विचारों से प्रभावित हुआ है। But I remembered hearing a message by the president of Howard University, Dr. Mordecai Johnson, who had just returned from India. He spoke in Philadelphia on his trip to India and the whole philosophy of Gandhi and passive and non-violent resistance. And I was so deeply moved by the message that I went away and bought several books on the Gandhian, on Gandhi and Gandhian technique. And at that point I became deeply influenced by Gandhi. जो अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा के रास्ते पर ही चले, इसलिए लोगों ने इन्हें महात्मा कहा, यानी एक नेक और निस्वार्थ इंसान। अब तक मैं भी ऐसा ही समझ रहा था कि ये इंसान सच में महान है, महापुरुष है। लेकिन जब मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया, इनकी लिखी हुई किताबों से और इन पर लिखे गए आर्टिकल्स से, तो मैं जान के हैरान रह गया कि आखिर ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। ये गांधी ही है या कोई और है? इस तस्वीर में जो आप इन दो लड़कियों को देख रहे हो, ये गांधी की भतीजी है, मनु और अभा। आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि गांधी ने खुद इन्हें अपने साथ सोने के लिए कहा था, वो भी बिना कपड़ों के। उस वक्त गांधी इनसे 60 साल बड़े थे। इनके आश्रम में लड़कियों और लड़कियों को बिना कपड़ों के नहाने के लिए कहा जाता था। इस तस्वीर में जो ये महिला है, ये है उनकी पर्सनल डॉक्टर सुशीला नैयर, और गांधी इसके साथ नहाते थे और सोते भी थे। ये सब पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ये उन्हें भी बताया जाए जो इन बातों से अनजान है, और ये वाला पूरा वीडियो उनकी डार्क लाइफ को रिवील करेगा। मैं किशोर था, 14-15 साल का, तभी से मुझे गांधी से कुछ समस्याएं रही हैं गहरी। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है: चाइल्डहुड, सेक्स लाइफ, पॉवर्टी, रेसिज्म और कास्टिज्म। इसमें मैंने पहले को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है: वेश्यालय, मीट और स्मोकिंग। 17वीं शताब्दी के आखिर में शिवाजी महाराज सोचते हैं गुजरात पर कब्जा करने का, इसलिए वो सूरत पर 2 बार अटैक करते हैं। उस वक्त मुगल गुजरात पर अपना शासन जमाए बैठे थे। सबसे पहले उन्होंने 1664 में हमला किया और फिर 1672 में, और यहाँ से अब गुजरात में मराठों की एंट्री होती है। और 18वीं शताब्दी तक तो गुजरात में मराठों का ही रूल चलेगा, क्योंकि 19वीं शताब्दी में यहाँ अंग्रेज आए और यहाँ अपनी हुकूमत जमाने लगे। अब गुजरात का ये रीजन काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। और काठियावाड़ के इस रीजन में एक स्टेट है जूनागढ़। इसके कुटियाना गांव में गांधी यहाँ रहा करते थे। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में लालजी गांधी ने वहाँ से निकलने का सोचा, जिसके बाद वे यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर यानी पोरबंदर चले गए। पोरबंदर में उस वक्त एक राणा रूल कर रहे थे और लालजी वहाँ इनके अंडर में ही काम करने लगे। जाहिर सी बात है, इनकी डेथ के बाद इनके बेटे ही इनकी जगह लेंगे, तो इनके बेटे उत्तम चंद यहाँ के दीवान बन गए। और इस समय यहाँ के रूलर थे राणा खिमोजी राज हलोजी। लेकिन 1831 में राणा की अचानक से मौत हो गई और अब उनकी जगह गद्दी पर बैठे उनके 12 साल के बेटे विक्रमत। अब ये बहुत छोटे थे और इनको पता नहीं था कि एक राज्य पर कैसे रूल करते हैं, शासन कैसे चलाते हैं। इसलिए राणा की पत्नी यानी विक्रमत की माँ ने एक तरह से राज्य को गवर्न करना शुरू कर दिया। यानी गद्दी पर तो विक्रमत बैठा था, लेकिन काम इनके इशारों से ही हो रहा था। एक दिन इन्होंने उत्तम चंद को दीवान के पद से हटा दिया और उन्हें कहा कि आप अपने गाँव वापिस चले जाइए, यानी जूनागढ़ वापिस लौट जाइए, यहाँ आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। कई साल बीत गए और वो जूनागढ़ में ही थे। एक दिन जूनागढ़ के नवाब ऐसे ही घूमते फिरते आए तो ये सामने खड़े थे, तो उत्तम चंद ने उन्हें लेफ्ट हैंड से सल्यूट किया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, मतलब कि राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड से क्यों, तो उन्होंने कहा कि मेरा राइट हैंड पोरबंदर की सर्विस के लिए गिरवी रखा है। अब विक्रमत की माँ की 1841 में डेथ हो गई थी और इस वक्त तक विक्रमत अच्छे से राज्य संभालने लगे थे। अब इन्होंने जब ये उत्तम चंद वाली बात सुनी तो इन्होंने उनको बुलाया और उन्हें फिर से अपना दीवान बना दिया। उत्तम चंद गांधी ने 2 शादियां की थी। दूसरी शादी करने की वजह यह थी कि उनकी पहली जो पत्नी थी उनकी डेथ हो गई थी। पहली पत्नी से 4 बेटे और एक बेटी हुई, वल्लभ, रतन, पीताम्बर, प्रेम कुंवर और जीवनलाल। और दूसरी से 2 बेटे, करमचंद और तुलसीदास। करमचंद जो कि महात्मा गांधी के पिता हैं, इन्होंने भी 4 शादियां की। इनकी भी वजह सेम ही थी, एक से शादी की, जब वो मरी तो दूसरी से, और ऐसे करके इन्होंने 4 शादियां की। पहली और दूसरी से 1-1 लड़कियां हुई, मूली बेन और पान कुंवर बेन। तीसरी से कुछ नहीं हुआ और उसकी ऐसे ही डेथ हो गई। और चौथी से 3 बेटे और 1 बेटी हुई, लक्ष्मीदास, गोकीबेन, करसनदास और मोहनदास। मोहनदास जो कि अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर है। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर
1869 को। अब इनके बचपन के भी 3 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो शायद ही आपको पता होंगे। पहला ब्रोथल यानी वेश्यालय जाने का, दूसरा मीट इंसिडेंट्स यानी मांस खाने का, और तीसरा सिगरेट पीने का। कहते हैं ना, अगर आप समझदार ना हो और आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जिनकी संगत बुरी हो तो उसका असर आप पर पड़ता ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ गांधी के साथ हुआ। होता क्या है कि इनके दोस्त इन्हें एक दिन वेश्यालय ले गए। उन्होंने सारे इंतजाम कर दिए थे, जैसे कि बिल पे करना वगैरह सब, और इन्हें वहाँ भेज दिया गया। अब ये अंदर गए और अंदर जाके बेड पर बैठ गए। जाहिर सी बात है, ये जिस जगह गए थे वहाँ महिलाएं तो होगी। अब वहाँ बेड पर एक महिला बैठी हुई थी इनके साइड में। बहुत देर हो गई और इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, जिसके बाद उस महिला ने इन्हें गालियां दी और वहां से निकाल दिया। और इस वाली घटना में भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छा रहा मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजकोट से की थी। एक दिन इनका दोस्त इनसे आके कहता है कि कई टीचर्स मीट और वाइन ले रहे हैं। ये अपने दोस्त से पूछते हैं कि ऐसा क्यों। वो कहता है कि हम कमज़ोर लोग हैं क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज हम पर रूल करते हैं क्योंकि वे मांस खाते हैं। और जो टीचर्स मांस खा रहे हैं वे मूर्ख तो है नहीं, वे सब इसकी अहमियत समझते हैं और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। और दोस्तों की ऐसी बातें सुन के उनकी बातों में आके उनके भाई ने तो मीट खाना शुरू भी कर दिया था। अब गांधी उस वक्त डरपोक थे। ये कहते हैं कि अगर मैं अकेले सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ से चोर आ रहा है, दूसरी तरफ से भूत और तीसरी तरफ से सांप। अब ये वाली बात उनके दोस्तों को भी पता होती है, इसलिए उनके दोस्त इनसे कहते हैं कि हम तो जिंदा सांप को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं, चोरों को भगा देते हैं। और रही बात भूतों की, तो हमें नहीं लगता भूत वूत जैसा कुछ होता है। और तुम्हें पता है इसका कारण है मांस खाना। इसी वजह से ये सब हमें नहीं होता। अब इन बातों से वो थोड़ा बहक गए और एक दिन इन्होंने सोचा मीट खाने का। लेकिन ये अपने माता पिता को धोखे में नहीं रखना चाहते थे। ये कहते हैं कि माता पिता से झूठ बोलना मांस खाने से भी ज्यादा बुरी बात है। और अब तक इनके 2 भाइयों ने तो मीट खाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये बच गए। लेकिन कहा जाता है कि शायद इन्होंने भी एक आध बार खाया था। इनका एक रिश्तेदार और ये स्मोकिंग के शौकीन हो गए थे। ऐसा कोई खास शौक था नहीं, लेकिन सिगरेट से जो धुआं निकलता है और उससे जो बादल बनते हैं, इसमें उनको मजा आता था। अब इनके अंकल सिगरेट पीते थे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना उनकी नकल उतारी जाए। अब सिगरेट यूं ही तो आती नहीं, पैसे चाहिए खरीदने को, लेकिन इनके पास पैसे तो थे नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि उनके अंकल सिगरेट पी के जो टुकड़े इधर उधर फेंक दिया करते थे, ये उनको लेके पीने लगे। अब ऐसा नहीं था कि इन्हें हर बार वो टुकड़े मिल जाए, बहुत सी बार नहीं भी मिलते थे। तो इन्होंने सुन रखा था कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी लकड़ी पोरस टाइप की होती है, और ये उसे सिगरेट समझ के पीने लगे। लेकिन इन सब चीजों से वो बोर हो चुके थे। हर काम के लिए बड़ों से परमिशन लेना, मतलब कि आज़ादी नहीं थी। तो इन्होंने सोचा सुसाइड करने का। मैं ये कहानी कोई मन से नहीं बना रहा हूँ, ये इनकी लिखी हुई बुक में है। अब उन्होंने सुसाइड का तो सोच लिया, लेकिन वो करेंगे कैसे, जहर कहाँ से लाएंगे। तो उस वक्त इन्होंने धतूरे के बीज के बारे में सुन रखा था कि इसके बीज जहर का काम करते हैं। इन बीजों के लिए वो जंगल में गए और जैसे तैसे उन्होंने बीज ढूंढ लिए। जिसके बाद ये पास के मंदिर केदार जी मंदिर गए दर्शन के बहाने। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें हिम्मत नहीं हुई कि वे इसे ले लें और मर जाएं, और इन्होंने सुसाइड का मन से निकाल दिया। 1883 में 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी कस्तूरबाई से, जो कि इनसे 1 साल बड़ी थी, यानी 14 साल की थी। और उस वक्त ये इन्हें इतना पसंद करते थे कि जब ये स्कूल में होते थे तब भी इनके बारे में ही सोचते थे। अब कस्तूरबाई पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे पढ़ाया लिखाया जाए और थोड़ा काबिल बनाया जाए पढ़ाई में। लेकिन इनकी इसी वासना की वजह से वे इन्हें पढ़ा नहीं सके, और इसी लस्ट के कारण एक दिन वो खुद की नज़रों में गिर गए। शादी के 3 साल बाद जब इनकी उम्र 16 की थी तब की बात है। हुआ क्या कि इनके पिता फिस्टुला बीमारी से गुजर रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि वो 24 घंटे बेड पर ही रहते थे, और मोहनदास इनकी डेली केयर करते थे, जैसे घाव की ड्रेसिंग करना, दवाइयाँ देना, ये सब। अब इन दिनों इनकी पत्नी की इच्छा थी कि अपने एक बच्चा हो, और यही इंसिडेंस उनके डबल शेम का कारण बन जाता है। उन दिनों उनके पिता की हालत बहुत खराब थी। एक रात 10:30 या 11 बजे के आसपास इनके पिता के पास ये और इनके अंकल दोनों थे। अंकल ने कहा कि जाओ तुम आराम कर लो, मैं इनके पास हूँ। ये खुश हो गए और सीधा गए बेडरूम में। उस वक्त कस्तूरबाई गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन काम वासना तो इनके सर पर सवार थी जैसे भूत सवार हो। इन्होंने कस्तूरबाई को जगाया और बस वही हुआ जो होना था। 5 से 6 मिनट बाद उनके नौकर ने दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, उठो, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है। फिर भी ये गए नहीं। थोड़ी देर बाद बिस्तर से उठे और पूछा कि क्या बात है, बताओ। उसने कहा पिताजी नहीं रहे और अब बहुत देर हो चुकी थी। इन्होंने कहा कि अगर मेरी काम वासना ने मुझे अंधा नहीं किया होता तो मैं अपने पिता के आखिरी पलों में उनके साथ होता, और जो इससे इनका पहला बच्चा हुआ था वो बस 4 या 5 ही दिन जिंदा रहा और मर गया। इसके ठीक 20 या 21 साल बाद
1906 में मोहनदास ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, जब ये साउथ अफ्रीका में होते हैं तब। अब तक इनके 4 बच्चे हो चुके थे, 3 लड़के और 1 लड़की। और यहाँ से शुरू होता है सेल्फ कंट्रोल, थॉट्स पर, एक्शंस पर और सारे के सारे सेंसेस पर, जिसमें सेक्स ना करना ये भी इंक्लूड है। वैसे थोड़ा बहुत सेल्फ कंट्रोल इन्होंने 1901 से शुरू कर दिया था, लेकिन इसका व्रत 1906 में लिया। 1907 में ये अपनी इंडियन ओपिनियन में लिखते हैं कि हर एक समझदार भारतीय का कर्तव्य है कि वो शादी ना करे, यदि कर भी ले तो वो अपनी पत्नी के साथ सेक्स ना करे। उनका मानना था कि सेक्स केवल बच्चे पैदा करने तक ही सीमित होना चाहिए, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं। 1944 में कस्तूरबाई अंग्रेजों की कस्टडी में थी, एक कैदी की तरह, और 22 फरवरी 1944 को पूना में अग्गा खान के महल में उनकी डेथ हो गई, इसी कस्टडी में। ये मनु को गांधी की देखभाल के लिए छोड़ गई। मनु जो कि महात्मा गांधी की पोती है। उस वक्त मनु की उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग 16 के आसपास। जैसा कस्तूरबाई कह के गई थी, मनु ने वैसा ही किया। अब तारीख आती है 10 अक्टूबर 1946 की। ईस्ट बंगाल के नोखाली गांव के आसपास के गांव में हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा हो रही थी। हिंसा इतनी भयानक कि कई लोगों की जान चली गई। महिलाओं का अपहरण तक तो ठीक था, लेकिन कईयों के साथ बलात्कार तक किया गया। गांव को जलाया गया और सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। Madness seized a section of humanity which killed, maimed and burnt. The fury spread, burning its way into Noakhali and Tripura, rural areas of East Bengal. ये बातें उस वक्त मीडिया में और अखबारों में भी छप रही थी। गांधी इसी को देखने के लिए उधर की ओर निकल पड़े। Calcutta, he says, may look peaceful in daytime, but violent disturbances suddenly break out at night and spread over a wide area. Such at any rate was the situation at the end of October when Mr. Gandhi, on his way from Delhi to East Bengal, arrived in the city. Mr. Gandhi, who is 77, later spoke of fasting unto death unless rioting ceased. नवंबर 1946 में गांधी श्रीरामपुर पहुंचे, जिसके बाद मनु भी वहां आई और गांधी के बेड पर सोने लगी। निर्मल कुमार बोस, जो कि एक बंगाली साइंटिस्ट थे, ये गांधी के साथ रहा करते थे। बोस ने अपनी डायरी में लिखा कि जब मैं सुबह 4 बजे से पहले गांधी के कमरे में पहुंचा तो मैंने उन्हें मनु से उनके ही बेड पर धीमी आवाज में बात करते सुना। मनु से वो अपने ब्रह्मचर्य के बारे में बात कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट के बारे में, और ये बातें कर रहे थे सेक्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। इनके ब्रह्मचर्य को परखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए कि मेरा खुद के सेंसेस पर कितना कंट्रोल है, और यहाँ से शुरू होता है एक्सपेरिमेंट का सिलसिला। अब इनके कई आश्रम थे और वहाँ इन्होंने ये सब करना शुरू किया, जैसे कि लड़के और लड़कियों को एक साथ नहाने के लिए कहा जाता और एक साथ सोने को भी। लेकिन इस बीच उन्हें ऐसा वैसा कोई गलत काम करने नहीं दिया जाता था। अगर वो ऐसा करते तो उन्हें पनिश किया जाता। इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि वे जहाँ भी जाते तो उनके आसपास वे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रखते। 1920 से ही गांधी ने सुबह और शाम की वॉक के दौरान जवान महिलाओं के कंधों पर हाथ रख के घूमना शुरू कर दिया था, जिसमें उनकी पोती मनु और अब्बा भी थी, जिन्हें उनकी वॉकिंग स्टिक्स भी कहा जाता है। औरों से डेली मसाज करवाना, मसाज के बाद उन्हें नहलाना, ये सब होता था। सीमन की पावर को लेके भी उनका एक अलग ही विश्वास था। विश्वास कहें या अंधविश्वास, चलो अंधविश्वास ही कह देते हैं। उनका कहना था कि जो भी इसे कंजर्व करके रखता है वो अमोघ शक्ति प्राप्त करता है। गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर, इनकी बहन सुशीला नैयर उनकी पर्सनल डॉक्टर थी, और गांधी को नहलाने वाली महिलाओं में ये भी थी। गांधी ने खुद कहा था कि जब मैं सुशीला के साथ नहाता था तो मैं उसकी ओर देखता भी नहीं था, आंखों को कसकर बंद रखता था। वो आगे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो बिना कपड़ों के नहाती या अंडरवियर के, मैं आवाज़ से बता सकता हूँ कि वो साबुन का यूज़ करती थी। गांधी की एज उस वक्त 77 के आसपास थी और सुशीला की 33 के आसपास। मतलब देख लो एज डिफरेंस, इनकी एज का आधा भी नहीं हो रहा। और बात करें मनु और अब्बा की तो ये उस वक्त 18-19 साल की थी। मतलब खुद की ब्रह्मचर्य की एक नई थ्योरी बनाओ और जो मन पड़े वो करो। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था उनके ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की हदें बढ़ती जा रही थी। अब जवान लड़कियां गांधी के साथ बिना कपड़ों के सो रही थी। इसको उन्होंने एक ऐसी मेथड के रूप में बताया जिसमें उनको परफेक्ट ब्रह्मचर्य अटेन करना था। किस लिए? निर्वाण के लिए। सुशीला, अब्बा, मनु और इसके अलावा आश्रम में रहने वाली दूसरी महिलाएं भी इसमें उनका साथ दे रही थी। लेकिन यह सच में एक सवाल मन में आता है कि गांधी का ये सब करने के पीछे आखिर ऐसा क्या ही कारण था, मतलब ऐसी क्या ही वजह रही होगी। अब जैसा कि मैंने कहा था कि उस वक्त इंडिया में हिंदूस और मुस्लिम्स के बीच दंगे हो रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब मेरे फेलियर्स की वजह से हो रहा है, यानी मेरी असफलताओं की वजह से। जी हाँ, आपने सही सुना, उनका ऐसा ही कुछ मानना था। अब गांधी ऐसी बातें छिपाते नहीं थे। आश्रम के मैनेजर मुन्नालाल शाह को गांधी ने लेटर लिखा
उसमें लिखा था कि अबा मुश्किल से मेरे साथ 3 रात सोई, कंचन 1 रात और वीणा भी। कुछ महिलाएं उनको इसलिए भी मना नहीं कर पाती थी क्योंकि गांधी की उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, वो बहुत फेमस थे, इसलिए उन्हें ना कहना बहुत मुश्किल था। और इसका खुलासा खुद गांधी ने किया था जब उन्होंने कृष्णचंद्र को लेटर लिखा था तब। और ऐसा भी नहीं था कि उन्हें किसी ने रोका नहीं, उनके पर्सनल असिस्टेंट से लेके नेहरू जैसे बड़े बड़े नेताओं ने उनकी इस हरकत को लेके आलोचना की थी, लेकिन तब भी वो रुके नहीं। 22 की एज तक इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली थी इंग्लैंड में, जिसके बाद ये भारत आए। यहाँ इंडिया में इन्होंने कैसे ना कैसे करके 2 साल निकाले और 1893 को ये साउथ अफ्रीका गए कुछ काम से। काम वकालत का ही था। अब ये एक बैरिस्टर थे और इस हिसाब से इन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली, क्योंकि उनका कहना था कि एक बैरिस्टर को 3rd क्लास में ट्रेवल करना सूट नहीं करता। साउथ अफ्रीका में इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा ही किया, टिकट ली 1st क्लास की। अब साउथ अफ्रीका में उस वक्त इंडियंस के साथ भेदभाव किया जा रहा था, यानी उन्हें 1st क्लास के बजाय 3rd क्लास में ट्रेवलिंग के लिए कहा जाता। इसलिए एक ऑफिसर आया चेक करने, और चेक करने के बाद गांधी को कहा कि तुम्हें वेन कंपार्टमेंट में जाना चाहिए। गांधी ने कहा कि लेकिन मेरे पास तो 1st क्लास टिकट है। उसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उसी कंपार्टमेंट में जाना चाहिए। बहुत बहस हुई, जिसके बाद गांधी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया उनके लगेज के साथ। अब इंडिया में भी रेलवे ट्रेन की 4 क्लासेस हैं, एयर कंडीशन, 1st क्लास, 2nd क्लास और 3rd क्लास। और इंडिया जैसे गरीब देश में लगभग आधे लोग 3rd क्लास में ही ट्रेवल करते हैं, जिसमें कुछ तो 3rd क्लास का टिकट भी अफोर्ड नहीं कर पाते। उस वक्त भी यही हालत थी और आज भी वैसी की वैसी ही है। और गांधी ने यहाँ 3rd क्लास में ट्रेवल करना शुरू किया। जैसा कि ये 3rd क्लास में ट्रेवल करते थे, इनके लिए पूरा का पूरा कंपार्टमेंट बुक किया जाता था, पूरा का पूरा कंपार्टमेंट, जिसमें कम से कम 80 से 90 लोग आ सकते थे। और उसमें गांधी अकेले ट्रेवल करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पता चल सके कि हमारे जो गांधी हैं वो कितने महान हैं, जो हमारे लिए 3rd क्लास में ट्रेवल करते हैं हमारी तरह। वो चाहते तो एयर कंडीशन में भी ट्रेवल कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा ना करके 3rd क्लास को ही चुना। इनसे उस वक्त किसी ने पूछा भी था कि आप 3rd क्लास में ट्रेवल क्यों करते हो? ये कहते हैं कि क्योंकि 4th क्लास नहीं है इसलिए। इसके अलावा वो बकरी का दूध पीते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त बकरी का दूध सबसे सस्ता आता था। हुआ यूँ कि एक दिन गांधी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद इन्हें दूध पीने के लिए कहा गया। लेकिन इन्होंने ब्रह्मचर्य ले रखा था, जिसमें इन्होंने दूध भी छोड़ रखा था। डॉक्टर के बहुत कहने के बाद इन्होंने बकरी का दूध पीना शुरू किया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट था। सबसे गरीब इंसान भी इसे उस वक्त अफोर्ड कर सकता था। और जब ये बात लोगों को पता चलती थी तो लोग भी कहते थे कि क्या गजब का इंसान है, सचमुच महान है। लेकिन वो उनकी बकरी के बारे में नहीं जानते थे। कहा जाता है कि उनकी बकरी को रोज नहलाया जाता था, वो भी लक्स टॉयलेट सोप से। उस बकरी का खाना उस वक्त 10 रुपए का होता था, डेली का खाना, ना कि हफ्ते या महीने का। वो 10 रुपए जो कि एक टीचर की सैलरी होती थी 1 महीने की उस जमाने में। वो तो सरोजनी नायडू ने एक दिन मजाक में कहा था कि महात्मा गांधी की गरीबी बहुत महंगी है। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू कीप दिस मैन इन पॉवर्टी। और ये सब चीज़ें काम भी कर रही थी, एक लीडर के रूप में, एक पॉलिटिशियन की तरह। क्योंकि गरीब तो ये सोचता था कि हाँ, यही हमारा सच्चा लीडर है। ये एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है, गरीबों जैसे कपड़े पहनता है, 3rd क्लास में ट्रेवल करता है, इवन बकरी का दूध पीता है। अब और बचा ही क्या है? लेकिन इसके पीछे का सच बहुत कड़वा है। आप खुद सोच लीजिए कि जो इंसान साउथ अफ्रीका में 1st क्लास में ट्रेवल करने के लिए न जाने क्या से क्या कर जाता था, वो इंडिया में आके 3rd क्लास में ट्रेवल कर रहा है। इसका क्या ही कारण होगा? गरीबों की आंख में धूल झोंकना बड़ा ही आसान है। ये कहते हैं कि एक इंसान को किसी और धर्म में परिवर्तित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए और उनसे सीखी जाने वाली बातों को अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। लेकिन एक बार तो क्या, ऐसे कई मौके आए जिसमें ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लगभग करीब थे। इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन गुजरात में हुआ। और पूरे गुजरात में जैन धर्म का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। हालांकि गुजरात में मेजोरिटी में हिंदू हैं, फिर भी इन्फ्लुएंस जैन्स का ही है। जिसके बाद ये पढ़ाई के लिए वेस्ट में गए। वहाँ ये क्रिश्चियन मिशनरीज के कॉन्टेक्ट में आए और यहाँ क्रिश्चियनिटी के आइडियाज़ का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। अगर हम इनकी लाइफ को धर्म के मामले में डिवाइड करें तो ये 90% ईसाई, 9% जैन और केवल 1% हिंदू थे। 17वीं शताब्दी में जब यूरोपियंस साउथ अफ्रीका में बस गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ नेग्रोस रहते हैं। नेग्रोस जो कि ब्लैक पर्सन है। और कहा जाता है कि ये जो नेग्रोस जो थे ये अमेरिका के गुलामों के वंशज थे, जो कि वहाँ से भागने में सफल रहे और ये साउथ अफ्रीका के मूल निवासी बन गए। इनका खाना या तो मक्का होता था या फिर मीट। और ये लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, मेहनत इनके पेट भरने तक ही सीमित थी। लगभग 400 साल पहले 17th और 18th सेंचुरी में
यहाँ हजारों मलय गुलामों को मलेशिया और इंडोनेशिया से यहाँ साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप में लाया गया। इनको डच लाए थे और इन्होंने यहाँ एक बस्ती बना ली। ये जेन रीबिक की लीडरशिप के अंडर में हुआ था उस वक्त, और मेन काम इनका बस व्यापार करना था यूरोप से ईस्ट इंडीज के बीच। अब ये डच लोगों के गुलाम कैसे बने, ये भी एक बहुत लंबी कहानी है। फिलहाल इस टॉपिक पर आते हैं। अब डच जितने बहादुर सैनिक थे उतने ही वे खेती करने में निपुण थे। फिर यहाँ देखते हैं कि यहाँ खेती करने के लिए खेत बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी जो थे वो ज़्यादा काम नहीं करते थे। अब इनके पास गन्स थी और ये चालाक तो थे ही, इसलिए उन्होंने साउथ अफ्रीका के मूल निवासियों को मजबूर करना शुरू कर दिया। जब जानवरों को गुलाम बनाया जा सकता है तो इंसानों को क्यों नहीं, और कुछ इस तरह वे इनसे खेती करवाने लगे। आगे चलकर ये जो डच थे इन्हें यहाँ बोर कहा जाने लगा। इन्होंने यहाँ अंगूर की खेती शुरू की, कारण इसका शराब बनाना, और शराब की पहली बोतल 1659 में बनाई गई। अब यहाँ बहुत अच्छे से चल रहा था, व्यापार भी बहुत तेज़ी से हो रहा था, मतलब सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन यहाँ एंट्री होती है अंग्रेज़ों की। अब ये अलग बात है कि इनकी और डच दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती है, जिसमें जाहिर तौर पर अंग्रेज़ी जीतते हैं। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो ये नेटाल में आकर बस गए। इसकी लोकेशन यहाँ है, केप ऑफ गुड होप से लगभग 1600 किलोमीटर दूर। इन्होंने यहाँ देखा कि नेटाल में एक तो गन्ना, चाय और कॉफ़ी उगाई जा रही है। अब उनके दिमाग में ये आया कि वे भी यहाँ इसकी खेती करेंगे और यहाँ से ट्रेड करेंगे, लेकिन इसके लिए हज़ारों मजदूरों की ज़रूरत थी। पहले तो उन्होंने वहाँ के नेग्रोस को ऑफर दिए काम करने के लिए, वो नहीं माने तो बाद में उन्होंने धमकाया भी, लेकिन इससे बात बनी नहीं क्योंकि वो इतनी मेहनत करने के आदी नहीं थे। इसलिए उन्होंने भारत सरकार से नेगोशिएशन स्टार्ट की और उन्हें कहा कि आप यहाँ मजदूर भेज दें क्योंकि हमें यहाँ व्यापार और खेती करने की ज़रूरत है। रूल तो उस वक्त अंग्रेज़ों का ही चल रहा था, इसलिए वो मान गए और इंडिया से गिरमिटिया मजदूरों की पहली बैच 16 नवंबर 1860 को भेजी गई। ये तारीख भारत के इतिहास की सबसे फेटफुल डेट्स में से एक मानी जाती है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद साउथ अफ्रीका में कोई इंडियंस नहीं होता और ना ही सत्याग्रह होता। गिरमिटिया मजदूर एक तरह से एक ऐसे मजदूर होते हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बिना सैलरी के काम करना होता है, एक एग्रीमेंट की तरह। इसी तरह ये 5 साल के लिए गए, लेकिन इन 5 सालों में कईयों के यहाँ बच्चे हुए और गुलामों के बच्चे आखिर गुलामी से कैसे ही बच सकते हैं। इनके 5 साल पूरे हुए और ये फ्री हो चुके थे, यानी अब ये इंडिया आ सकते थे। लेकिन कई लोगों ने यहाँ रुकना चुना कि यही काम कर लेंगे और रोजी रोटी कमा लेंगे, जबकि कई भारत वापस लौट आए। और आगे चलकर जो इंडियंस यहाँ रुके थे उनके साथ यहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया। नए नए रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस लाए गए इनके खिलाफ, जैसे कि एक अच्छी एजुकेशन ना मिलने देना, ट्रेन्स में फर्स्ट या सेकेंड क्लास में ट्रेवल ना करने देना, सड़कों पर घूमने ना देना, जो कि गांधी के साथ भी हुआ था। वो ऐसे बहुत सारे भेदभाव किए गए और इसी के कारण सत्याग्रह होता है। अब इस टाइम तक इंडियंस के साथ भेदभाव तो हो ही रहा था, साथ ही साथ ब्लैक अफ्रीकन्स के साथ भी हो रहा था, जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं। ये बात गांधी की राइटिंग से पता चलती है कि वो रेसिस्ट थे। पहला रीज़न तो ये कि जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन के साथ कोई अलायंस नहीं बनाया। वो चाहते तो उनके साथ मिलकर उनके लिए भी लड़ सकते थे, क्योंकि भेदभाव तो उनके साथ भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा रीज़न इंडियन का अंग्रेज़ों के साथ आर्यन कनेक्शन, इस बात पर उन्होंने बहुत जोर दिया। और वो ये भी कहते थे कि इंडियंस ब्लैक अफ्रीकन से ऊंचे हैं, सुपीरियर हैं। अपनी लिखी हुई इंडियन ओपिनियन में वे कहते हैं कि कुछ इंडियंस का काफिर महिलाओं के साथ संपर्क है। मुझे लगता है कि इस तरह के संपर्क खतरनाक हैं, इंडियंस का उनसे दूर रहना ही अच्छा होगा। और इसमें काफिर उनको ही कहा गया है, काफिर जो कि एक ऑफेंसिव वर्ड है ब्लैक अफ्रीकन के लिए। 1896 में लिखते हैं, हमारा संघर्ष यूरोपीय लोगों के खिलाफ है जो हमें काफिर के स्तर तक नीचा दिखाना चाहते हैं, जिनका व्यवसाय बस शिकार करना है। लेकिन अगर हम इनकी दूसरी ओर राइटिंग्स देखें तो उनमें वो इनकी तारीफ करते दिखते हैं। 1903 में गांधी कहते हैं कि रेलवे की फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना यहाँ के मूल निवासियों का भी अधिकार है। 1907 में गांधी ने नेटाल के विधायकों के बारे में एक लॉ पास किया, जिसमें उन्होंने कहा, हमारे नेटाल के विधायकों ने एक लॉ पास किया है जो एक को तो मिठाई देता है और दूसरे को कैक्टस। नेटाल में कैदियों की 4 क्लासेस थी, वाइट, कलर्ड, इंडियन और काफिर। अगर वाइट और कलर्ड कैदी कोई काम करते तो उन्हें सरकार इनाम देती, लेकिन इंडियन और काफिर कैदी कोई काम करते तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। और ऐसी कई सारी बातें जिनमें उन्होंने उनका सपोर्ट किया है। अब एक गांधी है जो ब्लैक अफ्रीकन का सपोर्ट कर रहे हैं और एक गांधी है जो उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम किस गांधी को यहाँ सही माने, या ये कहे कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपना चेहरा बदल देते थे केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। अब इंडिया में कास्ट सिस्टम है, यानी यहाँ लोगों को कास्ट के हिसाब से डिवाइड किया गया है और उन्हें उनकी जाति के हिसाब से ही देखा जाता है। 4 कास्ट हैं, ब्राह्मण जिसमें प्रीस्ट और टीचर्स हैं, क्षत्रिय
जिसमें रूलर और वॉरियर्स हैं, वैश्य जिसमें लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स हैं, और शूद्र जिसमें सर्वेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पांचवा ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है जिन्हें अनटचेबल्स यानी अछूत माना जाता है, जो कि दलित हैं। और गांधी ने 1933 और 34 में छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया और लगभग पूरे भारत का दौरा किया इसको लेके। इसके लिए उन्होंने हरिजन सेवक संघ भी बनाया। हालांकि भले ही एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन लोगों ने कहा कि ये बस छुआछूत को लेके है, ये अभियान कोई जाति व्यवस्था को थोड़ी ना खत्म करेगा। एक आर्टिकल जो कि कांचा लाया शेफर्ड ने लिखा है, इसमें उन्होंने कहा है कि गांधी जाति विरोधी नहीं थे, वो बस छुआछूत के विरोधी थे। ये आर्टिकल उनकी डेथ के बाद लिखा गया था। गांधी का मानना था कि जाति व्यवस्था हिंदू समाज का एक हिस्सा है और इसे हटाया नहीं जाना चाहिए, इसे सेम एज इट इज रखना चाहिए। 1936 में गांधी ने एक ऐसे लिखा था, द आइडियल भंगी। गांधी के अकॉर्डिंग भंगी समाज के लिए जरूरी है क्योंकि वो टॉयलेट्स को साफ रखता है और कम्युनिटी की हेल्थ को बरकरार रखता है। उनके हिसाब से एक आइडियल भंगी वो होता है जिसे साफ सफाई की पूरी नॉलेज हो, उसे ये पता हो कि सही तरीके से टॉयलेट्स कैसे बनाए जाते हैं और उसकी सफाई कैसे की जाती है, उसकी गंदगी को कैसे साफ किया जाता है। और तो और गांधी इंटरकास्ट मैरिज के भी खिलाफ थे। ये बात तो बाबा साहब ने खुद कही है कि गांधी दलितों का भला नहीं चाहते थे, वो बस उनका सपोर्ट चाहते थे। He was never a reformer. He has no dynamics in him. All this talk about untouchability was just for the purpose of making the untouchables drawn into the Congress. बाबा साहब कहते हैं कि महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है, न ही कांग्रेस। महात्मा आए हैं और उनको जाना भी होगा, लेकिन अछूत ही रहेंगे। गांधी अपनी इंग्लिश राइटिंग्स में कुछ और लिखते थे, वो गुजराती राइटिंग्स में कुछ और। Not at all. In fact, he was all the time double dealing. He has been supporting the caste system, the Varnashram dharma, and all the orthodox dogmas. इसी वजह से बाबा साहब ने दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट्स मांगे, जहां दलित वोटर्स बस दलित लीडर्स चूज करेंगे। लेकिन गांधी इसके भी खिलाफ थे, वो इसमें सहमत नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि ऐसा करने से ये समाज और डिवाइड हो जाएगा। इसलिए उन्होंने येरवदा जेल में इसका विरोध करते हुए खाना पीना छोड़ दिया, जिसके बाद बाबा साहब वहाँ जेल में गए और उनसे बातचीत की। दोनों इस बात पर पहुंचे जिसमें सरकार ने दलितों के लिए सीट्स रिजर्व की और इस एग्रीमेंट पर 23 लोगों ने साइन किए। इसमें गांधी ने तो साइन नहीं किया, लेकिन उनके बेटे देवदास ने जरूर साइन किए। और दोस्तों, इसे ही पुणे पैक्ट कहा जाता है, जो कि सितंबर 1932 को हुआ। लेकिन आगे चलकर उनके विचार बदले जरूर थे, जैसे कि उन्होंने 1935 में लिखा था कि कास्ट को हटाना होगा और ये हमारे देश की ग्रोथ के लिए हानिकारक है। आगे जाके इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज पर भी अपना मन बदल दिया। 1947 में उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि वे आज़ाद भारत के रूप में एक दलित पुरुष या महिला को राष्ट्रपति बनाएंगे। यहाँ फिर से गांधी के दो चेहरे दिखते हैं, एक वो जो कहता है कि जाति व्यवस्था रहना चाहिए और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इसे हटाना भी चाहिए। दलित राइटर सुजाता गिदला का कहना था कि ये सब गांधी ने पॉलिटिक्स के लिए किया क्योंकि हिंदुओं को उस वक्त मेजोरिटी की जरूरत थी मुसलमानों के खिलाफ। और ये सब पढ़ने के बाद लगता है कि गांधी रेसिस्ट भी थे और कास्टिस्ट भी। आपको क्या लगता है?